किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालेंगे मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों को ऋण माफी पत्र 16 अगस्त से। सनई की खेती को मिलेगा बढ़ावा और ऋण माफी योजना से जुड़ेगा आधार। अब कृषि समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार 16 अगस्त से किसानों को ऋण माफी के लिए प्रमाण पत्र सौंपेगी। इसके लिए हर जिले में तहसील और विकासखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। स्वयं मुख्यमंत्री 16 अगस्त को लखनऊ के किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र सौंपेंगे। इस संदर्भ में ऋण के सत्यापन का काम आज से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेगा। सत्यापन के दौरान ये देखा जाएगा कि किसान की मृत्यु तो नहीं हो गई है। मृत्यु की स्थिति में किसान के वारिसों का निर्धारण कर ऋण माफी की कार्रवाई की जाएगी। शासन ने सभी प्रदेश के जिला अधिकारियों और मंडलायुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि अभियान चलाकर संयुक्त खातों की भूमि में किसानों का अंश निर्धारित किया जाए। केंद्र सरकार की जूट तकनीकी मिशन और विशेष जूट कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 30 जिलों को सनई की खेती के लिए चयनित किया गया है। इन जिलों में किसानों को कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सनई की खेती को प्रोत्साहित करने के साथ ही मदद भी दे रहा है। प्रदेश में सनई रेशा वाली फसलों के विकास की योजना चला रही है। इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा, साथ ही प्रदेश में रेशा उत्पादन और रेशा की गुणवत्ता में वृद्धि भी होगी। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी, बांदा और इलाहाबाद में ऐसे जिले हैं जहां पर सनई की खेती सबसे ज्यादा होती है। सनई सबसे पुरानी ज्ञात रेशे वाली फसल है, जिसके तने से उत्तम गुणवत्ता वाला शक्तिशाली रेशा प्राप्त होता है। ये जूट रेशे से अधिक टिकाऊ होता है। सनई को देशी भाषा में पेटुआ या पटुआ भी कहते हैं। सनई की खेती रेशे, हरी खाद और दाने के लिए की जाती है। रेशे वाली फसलों में जूट के बाद सनई का स्थान आता है। सनई के रेशे से परंपरागत रूप से रस्सियां, त्रिपाल, मछली पकड़ने के जाल, सुतली डोरी और झोले बनाए जाते हैं। सनई के रेशे अब उच्च कोटि के टिश्यू पेपर, सिगरेट पेपर, नोट आदि बनाने की कच्ची सामग्री के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। सनई का रेशा निकालने के बाद इसकी लकड़ी को जलाने, छप्पर और कागज बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फसल ऋण माफी योजना का लाभ वास्तविक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार लाभार्थी किसानों के आधार नंबर से जोड़ रही है, ताकि पात्र एवं सही लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके। अब तक आधार नंबर वाले 42% लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा चुका है। जिन किसानों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके कार्ड बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में कार्य तेजी से चल रहा है, ताकि किसानों तक जल्द से जल्द योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने टमाटर की एक ऐसी किस्म तैयार की है जिसके एक पौधे से 19 किलो टमाटर उत्पादन हो रहा है। टमाटर की इस नई उन्नतशील किस्म का नाम अर्का रक्षक एफ है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान अर्कावती नदी के किनारे स्थित है। यही वजह है कि उत्पादन के रिकॉर्ड बनाने वाली टमाटर की इस नई किस्म को अर्का रक्षक एफ के नाम से नवाजा गया है। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि टमाटर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, जिसमें से सबसे ज्यादा टमाटर कर्नाटक में उगाया जाता है। टमाटर की संकर प्रजाति की अन्य पौधों में सबसे ज्यादा उपज 15 किलो तक का कीर्तिमान था। कर्नाटक में टमाटर का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 35 टन है। वहीं अर्का रक्षक प्रजाति की टमाटर का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 190 टन तक हुआ है। इसका फल 75 से 80 ग्राम का होता है। इसकी खेती खरीफ और रबी के मौसम में की जा सकती है। इसकी फसल 140 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार प्रति एकड़ 40 से 50 टन है। अर्का रक्षक प्रजाति महज अधिक उपज देने वाली प्रजाति ही नहीं है, बल्कि रोग प्रतिरोधी भी है। इससे कवक और कीटनाशकों पर होने वाले खर्च की बचत से टमाटर की खेती की लागत में 10% तक की कमी आती है। अन्य सामान्य प्रजातियों के टमाटरों की उपज की अपेक्षाकृत इसे 6 दिन अधिक रखा जा सकता है। संकर प्रजाति के टमाटर 10 दिनों तक, जबकि अर्क प्रजाति के टमाटर 15 दिनों तक आसानी से किसी अन्य प्रयास से रखे जा सकते हैं। पिछले एक सप्ताह में टमाटर की कीमतों में प्रति किलो 7 रुपए तक गिरावट आई है। टमाटर कारोबारियों के अनुसार पिछले सप्ताह तक मंडी में टमाटर की कीमत 70 से 72 रुपए प्रति किलो थी। पिछले दिनों इसका रेट 1650 रुपए प्रति कैरेट रहा। एक कैरेट में 25 किलोग्राम टमाटर आता है। मंडी में दामों में गिरावट के बाद भी फुटकर बिक्री 80 से 100 रुपए प्रति किलो रहा। कारोबारियों ने बताया कि अभी टमाटर की खेप कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक से लखनऊ तक पहुंचने में ट्रक को 4 से 5 दिन लग जाते हैं। रास्ते में लगभग 30% टमाटर खराब हो जाते हैं। 2-4 दिनों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से टमाटर आने लगेगा। इसके बाद टमाटर की कीमतों में कमी आएगी। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रमुख ताज़ा मंडी भावों की।
प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद में गेहूं 1,555 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1,585 रुपए, मैनपुरी में 1,523 रुपए और शाहजहाँपुर में 1,625 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल फैजाबाद में 2,230 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 2,560 रुपए, मैनपुरी में 2,550 रुपए और शाहजहाँपुर में 2,250 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना फैजाबाद में 6,100 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 6,100 रुपए, मैनपुरी में 6,400 रुपए और शाहजहाँपुर में 6,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। मसूर फैजाबाद में 4,200 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 4,500 रुपए, मैनपुरी में 4,700 रुपए और शाहजहाँपुर में 5,200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। सरसों फैजाबाद में 3,685 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 3,350 रुपए, मैनपुरी में 3,300 रुपए और शाहजहाँपुर में 3,740 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ फैजाबाद में 3,310 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 3,280 रुपए, मैनपुरी में 3,220 रुपए और शाहजहाँपुर में 3,550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू फैजाबाद में 500 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 430 रुपए, मैनपुरी में 410 रुपए और शाहजहाँपुर में 500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। केला फैजाबाद में 2,100 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1,720 रुपए, मैनपुरी में 1,950 रुपए और शाहजहाँपुर में 2,300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। सेब फैजाबाद में 7,500 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 8,350 रुपए, मैनपुरी में 7,900 रुपए और शाहजहाँपुर में 6,400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा,
बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की खेती में सामयिक कार्यों के विषय में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर लल्लन सिंह यादव, जो कि लखनऊ स्थित कृषि भवन में सहायक निदेशक पद पर कार्यरत हैं। उनसे जानेंगे कि धान की रोपाई के साथ साथ उस फसल की देखभाल किस तरीके से करें। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे हमें वो। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, धान की रोपाई हमारे कुछ किसान भाई कर चुके हैं और कुछ किसान भाई करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो कब तक हमारे किसान भाइयों को रोपाई कर लेनी चाहिए? किसान भाइयों को रोपाई अब ख़त्म कर लेना चाहिए। जुलाई के आखिरी सप्ताह तक रोपाई किसान भाई कर सकते हैं, और जो कि चल भी रहा है, क्योंकि अगर समय से रोपाई किसान भाई नहीं करेंगे तो उपज पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए अब जो कुछ बच्चे किसान भाई हों उसको अति शीघ्र रोपाई अपनी समाप्त करनी चाहिए उनको। अच्छा, तो रोपाई के बाद इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि दो पौधों के बीच या दो पंक्तियों के बीच कितना अंतर होना चाहिए? देखिए, पौधों की संख्या का बड़ा महत्व अच्छे उत्पादन लेने में है। जब किसान भाई रोपाई कर रहे हों तो लाइन से लाइन या पौधे से पौधे की दूरी एकदम उचित रखनी चाहिए। जैसे लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इससे जो है अच्छा उत्पादन मिलता है। और यदि किसान भाई संकर धान के पौधे लगा रहे हैं तो उसमें लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 में बना करके रोपाई करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको 1 वर्ग मीटर में कम से कम जो है 50 पूंजे होने चाहिए, तब आपको अच्छा उत्पादन मिल पाता है। अच्छा, इसके बाद बात आती है उर्वरक की। अगर सही मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल किया जाए तो फसल पे भी अच्छा उत्पादन पर असर पड़ता है और साथ ही साथ भूमि की उर्वर क्षमता भी बनी रहती है। तो कितनी मात्रा में उर्वरक को देना चाहिए और कब देना चाहिए? देखिए, चूँकि पोषक तत्वों का बड़ा महत्व उत्पादन में है, अच्छा पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पौधों को मिलेगा तो अच्छा उत्पादन होगा जी। तो सबसे अच्छा तो होगा किसान भाई अपनी मृदा की जाँच करा लें और जाँच के आधार पर जो संस्तुतियाँ हों उसके आधार पर उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। और अब तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी मिल रहा है, उसमें हर बात को, हर तत्व के बारे में जानकारी दी जाती है कि आपके ज़मीन में किस चीज़ की कमी है और आपको किस मात्रा में तत्व देना है। लेकिन यदि किसान भाई किसी कारण से अपना मृदा परीक्षण न करा पाए हों, तो जैसे आपके अच्छे प्रगतिशील प्रजातियों का आप खेती कर रहे हों तो उसके लिए तत्व के रूप में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में किसान भाई देना चाहिए। और अगर हाइब्रिड खेती कर रहे हों तो उर्वरक की मात्रा थोड़ा बढ़ा लेनी चाहिए। इसमें जो है 175 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस और 75 किलोग्राम है पोटास, ये मात्रा देनी चाहिए। और इसका जहाँ तक प्रयोग करने की बात है तो जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है जी, और फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा, इसको जो है जब आप खेत की तैयारी किसान भाई कर रहे हों तो आखिरी जुताई के समय उसमें मिला देना चाहिए और जो है उसके उपरांत जो है रोपाई करनी चाहिए। बाकी जो आपकी उर्वरक बचती है, नाइट्रोजन वाली उर्वरक बचती है, उसमें से जो है आधी मात्रा आपको देना चाहिए जब आपके किल्ले बन रहे हों। उसके बाद फिर जो आधी बचती है उसको जो है आपके जब फूल आ रहे हों फसल में किसान भाइयों के जी, तो उसमें प्रयोग करना चाहिए। तो इससे जो है और जो प्रयोग करना चाहिए रोपाई के समय तो बेसल में जो है खेत में मिला देना चाहिए जी। और जो खड़ी फसल में करना चाहिए उसको छिड़काव उसको फैला करके जो है बिखेर करके उसका प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। जी, अब बात आती है सिंचाई की। वैसे तो ये फसल जो है वर्षा आधारित है, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ बातों को ध्यान में रखकर अगर हम सिंचाई करते हैं तो जल का हम सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, यानी जल को बचा सकते हैं। तो किस तरीके से हमारे किसान भाई सिंचाई करें? देखिए, सिंचाई के पहले एक बात हम किसान भाइयों को और बताना चाहेंगे जी, कि जैसे किसान भाई रोपाई करते हैं तो कई बार उसमें कुछ पौधे मर जाते हैं जी, तो पौधों की संख्या कम हो जाएगी तो उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एक उसमें होती है फिलिंग कहते हैं, गैप फिलिंग, जो गैप आ जाता है उसकी फिलिंग कर लें तो जो जहाँ पर पौधे मर गए हों उसको जो है किसान भाई वहाँ पर दूसरी पौध को लगा देना चाहिए। एक जगह पर के 2 या 3 पौधे लगा दें। अच्छा, तो आपका जो पौधे मरे होंगे उसकी जगह पर पौधे हो जाएंगे। और 1 वर्ग मीटर में आप किसान भाई जान लें कि
250 से 300 अगर बालियाँ बनेंगी तब जाकर आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा जी। और जब जहाँ तक जल प्रबंध की बात है, सिंचाई की बात है, चूँकि अब पानी को बचाने की आवश्यकता है, जितना पौधे की आवश्यकता उतना ही पानी खेत में दिया जाए, ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो चूँकि धान बरसात की फसल है, इसमें पानी बरसता रहता ही है, लेकिन यदि पानी नहीं बरसता समय समय पर तो धान की फसल में पानी देने की जो आवश्यकताएं हैं वो जैसे आप लगाने के कम से कम 1 सप्ताह बाद तक खेत में पर्याप्त नमी और पानी बना होना चाहिए, या जब आपके किल्ले बन रहे होते हैं किसान भाइयों तो उसमें जो है पानी होना चाहिए, या पौधे में जब बालियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं तब होना चाहिए, या जब हमारी पौधा फूल की अवस्था में होता है, जब हमारी फसल फूल की अवस्था में होती है तो उसमें होना चाहिए, या दाने भर रहे होंगे तो उसमें होना चाहिए। कुछ क्रांतिक अवस्थाएं हैं जिसमें जो है पानी बहुत ज़रूरी है, खेत में रहना चाहिए, नमी एकदम होनी चाहिए, और विशेष रूप से जब उसमें दाने बन रहे हों तो उस समय तो पानी की बहुत ही ज़रूरी होता है। उस समय अगर पानी पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं रहेगी तो जो है उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जी जी, बात सिंचाई की तो हो गई, अब बात आती है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है खरपतवार का। अगर खरपतवार का सही तरीके से नियंत्रण ना हो तो हमारे किसान भाइयों को उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा जितने की उन्होंने उम्मीद की होती है। तो खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें और कौन कौन से खरपतवार ऐसे हैं जो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं? किसान भाइयों, जो कि धान हमारा बरसात के सीजन की फसल है तो इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा होते हैं और इसका नियंत्रण करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो जैसे किसान भाई जो रोपाई कर रहे हैं अभी उनके लिए है कि एक रसायन आता है ब्यूटाक्लोर, उसकी 3 से 4 लीटर मात्रा ले लें, या उसकी दूसरी दवा एक और आती है प्रेटिलाक्लोर है, उसका 1.60 लीटर मात्रा ले लें जी। तो इसको जो है रोपाई के 2-3 दिन के अंदर जो है खड़े पानी में जो पानी भरा हो फसल में उसको मिला के पानी में मिला करके उसको 5 लीटर मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव कर लेना चाहिए। यदि आप छिड़काव ना कर सकते हो तो दवा को जो है बालू में मिलाकर भी समान रूप से अगर खेत में बिखेर दें तो भी इस पर खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। एक दवा और है बिस्पाइरिबैक सोडियम, जो कि किसान भाई अब अपने रोपाई के बाद न कर पाए हो तुरंत तो खड़ी फसल में उसका कर सकते हैं जी। तो जैसे आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो गई और उस समय आपका खरपतवार 3-4 पत्ती का हो जाता है तो दवा बहुत छिड़काव करना चाहिए उसका, और इसका जो है 200 मिलीलीटर मात्रा ले लें और 4 से 5 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से अगर छिड़काव कर देंगे तो इसमें सभी चौड़ी पत्ती या सगरी पत्ती वाले खरपतवार मर जाते हैं और फसल जो है आपकी अच्छी चलती है। अच्छा, छिड़काव करते वक्त भी कुछ बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है क्या? हाँ, आप किसी रक्षा रसायन का छिड़काव कर रहे हैं जी। तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप सही मात्रा में जो है रसायन लें और पानी की मात्रा भी पर्याप्त रखें, और छिड़काव का जो समय होता है उसको भी ध्यान रखें कि जैसे छिड़कने के कम से कम 4-5 घंटे बाद जो है पानी बरसे, उसके पहले अगर पानी बरसेगा तो आप सब रसायन आपका जो है धुल जाएगा और फिर आप सही ढंग से उसमें काम नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा बात आती है रोगों की और कीटों की। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कौन कौन से कीट हैं जो फसल को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम रोगों के विषय में। देखिए, इस समय जो किसान भाइयों को खेतों में जो कीड़े लगने की संभावना है, एक दीमक कीड़ा है जो कि बहुत नुकसान करता है, खासकर उन स्थानों पर जहाँ नमी की कमी होती है, ऊंचाई वाली ज़मीनें होती हैं जी। उसमें जो है कि वो ज़मीन के अंदर जो है कीड़ा होता है दीमक, और जो है जड़ खा कर देता है और पौधा सूख जाता है, और उसका उखाड़ेंगे उसको तो बड़े आसानी से पौधा उखड़ जाता है ज़मीन के ऊपर से। या दूसरा एक कीड़ा होता है जड़ की सूढ़ी होती है जो कि ज़मीन के अंदर जड़ों के बीच में रहती है और वो नुकसान पहुंचाती है और उससे पौधा पीला हो जाता है, उसकी बढ़वार अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह से 2 कीड़े जो हैं इस समय भी लगने के बहुत समय है, संभावना है। डॉक्टर साहब, धान की फसल में होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनकी पहचान हमारे किसान भाई किस तरीके से करें, इस विषय पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इस समय जो किसान भाई के खेतों में जो रोग लगने की संभावना है उसमें सबसे खैरा रोग है। ये रोग लगता है और आप किसान भाई देखेंगे इसमें जो पत्तियां भूरे रंग की हो करके और बाद में कत्थई रंग की हो जाती हैं अगर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव हो गया तो इस तरह इसकी पहचान कर सकते हैं। और ये रोग जो है ये जस्ता तत्व की कमी से होता है। अगर खेत में जो है हमारे जस्ते की कमी है तो उससे रोग होता है। तो इसके लिए ये जरूरी है किसान भाई, जब अगर आप धान और गेहूं का फसल चक्र अपना रहे हैं
तो इसमें ज़्यादा संभावना है कि आपके खेत में है जो है जिंक की कमी होगी। तो रुपाई के पहले आखिरी जुताई के समय यदि आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% खेत में बिखेर करके मिला दें तो खौरा रोग लगने की संभावना नहीं रहती। यदि उस समय नहीं किसान भाई डाल पाए हैं जिंक सल्फेट तो अपनी खड़ी फसल में इसको डाल सकते हैं। इसके लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम यूरिया ले करके मिला करके और 1000 लीटर पानी में अगर इसको घोल करके छिड़काव करें प्रति हेक्टेयर की दर से तो खैरा रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, किसान भाई जैसे चूँकि अभी जो रोपाई कर रहे हैं उसमें अगर वो अपने भूमि शोधन कर लें ट्राइकोडर्मा से तो उसमें रोग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे आपका शीत ब्लाइट है या झूठा कंडुआ रोग लग जाता है, इससे आप बच सकते हैं। तो इसके लिए करना यह है किसान भाइयों को कि 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा ले लें और उसको 50 से 60 किलोग्राम सड़ी गोबर खाद मिला करके और एक छाया में रख दें 8-10 दिन तक और उसमें जो है पानी का छींटा देकर नमी बनाए रखें और 8-10 दिन बाद जो है वो आखिरी जुताई के समय अगर खेत में मिला दें तो ट्राइकोडर्मा जो है इससे जो है तमाम कई रोग जो है नहीं लगेंगे। और चूँकि एक जैविक कीटनाशक है इससे जो है किसी तरह के हानि होने की संभावना नहीं रहती है। आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, मौसम समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लखनऊ के आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी कुछ दिन तेज बारिश के आसार कम हैं। बादलों की आवाजाही के बीच कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम में बदलाव के आसार कम हैं। झमाझम बारिश के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। कल उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। बादलों के आने जाने का सिलसिला बना रहा। 24 घंटे के भीतर ही तापमान 2 डिग्री बढ़कर 34.2 तक पहुंच गया, जो सामान्य तापमान से 1 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। मौसम को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे खड़ी फसलों में खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई का काम कर लें। जो फसलें 20 से 25 दिन की हो गई हैं, उनमें नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करें। धान की फसल में अगर जिंक की कमी दिखाई दे रही हो तो जिंक सल्फेट यानी हेट्राहाइड्रेट 21% की 6 किलोग्राम की मात्रा को 300 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से धान के खेत में डालें। उड़द मूंग की बुआई शीघ्र समाप्त करें। वर्षाकालीन प्याज की पौध अगर तैयार हो तो रोपाई करें। आज का अधिकतम तापमान 34.2, न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। आज सूर्योदय सुबह 5:31 पर और सूर्यास्त शाम 6:34 पर होगा। किसान भाइयों, ये था आज का मौसम समाचार। दीजिए अनुमति। नमस्कार।